हाय गाइस, आज एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम था। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि एग्जाम का एग्जैक्ट लेवल क्या था। तो मैं आपको अपने अटेम्प्ट्स बता देती हूँ कि मेरा एग्जाम कैसा गया। मेरा एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया है। मुझे तो थोड़ा मॉडरेट टू टफ साइड पे लगा। एक्चुअली टफ साइड पे ज़्यादा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाए हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग से सेक्शन स्टार्ट हुआ था। रीजनिंग में मैंने 13 क्वेश्चंस किए। मैं आईबीपीएस पीओ के टाइम पे रीजनिंग पजल में काफ़ी ज़्यादा फंस गई थी। मेरे पूरे 20-25 मिनट बर्बाद हुए थे। तो इस बार मैं सोच के गई थी कि रीजनिंग में बिल्कुल भी लेंदी वाले और पजल्स वाले क्वेश्चंस नहीं पिक करने हैं और इजी वाले क्वेश्चंस पहले करने हैं। तो मैं इस बार बहुत ढूंढ ढूंढ के की और मुझे लगा कि हाँ, इस बार मैं अच्छा की हूँ, मेरी अप्रोच थोड़ी अच्छी थी। तो इसलिए रीजनिंग में इस बार 13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए। ये 13 क्वेश्चंस एग्जैक्ट वो आंसर्स वाले हैं, मतलब लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं है इसमें। तो ये एग्जैक्ट एक्यूरेट 13 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए रीजनिंग में। और पजल तो मैंने एक ही पजल बनी मुझसे, फ्लैट और फ्लोर वाली जो पजल थी। उसके अलावा तो जो सिलॉज के क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन, ये सब मिसलिनियस करके 13 क्वेश्चंस हुए मेरे रीजनिंग में। फिर क्वांट था। क्वांट भी मुझे थोड़ा टफ साइड पे लगा, बहुत ढूंढ ढूंढ के करना पड़ रहा था। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको मैं पूरा बना ली, 3-4 पॉइंट उसमें जो दिए थे पूरे सॉल्व करके बना ली, लेकिन एंड पे जाके कुछ कुछ रह जा रहा है जिसके कारण आंसर नहीं आ रहा था। कोई एक पॉइंट या तो मैं मिस कर गई होंगी। मतलब क्वांट थोड़ा टफ साइड पे था, मुझे टफ लगा। लेकिन आईबीपीएस पीओ से थोड़ा इजी था, बट ऐसे थोड़ा टफ साइड पे ही था। आपको ढूंढ ढूंढ के एक्यूरेट क्वेश्चंस करने थे, नहीं तो ऑब्वियसली ये गलत जाने के चांसेस थे इसमें। और आईबीपीएस में भी मेरी इसमें एक्यूरेसी काफी बिगड़ी थी। तो क्वांट में मैंने इस बार बहुत एक्यूरेटली अटेम्प्ट किया। तो क्वांट में मैंने 7 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए, लेकिन ये 7 क्वेश्चंस करेक्ट है क्योंकि मुझे एग्जैक्ट उसके आंसर्स दिख गए थे। मुझे लग रहा है कि ये करेक्ट है। ठीक है, फिर था इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश ऐसे तो थोड़ी रीडिंग कर, जब आप उसको रीड करोगे तो इंग्लिश रीड करने से समझ में आ रही थी। लैंग्वेज उसकी इजी थी लेकिन लेंदी बहुत थी। और आपने सुना होगा कि ग्रामर में जो क्वेश्चंस थे उसमें आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए कि कहाँ पे गलती है, तभी आप बता पाओगे कि कौन से कितनी गलती हो रही है उस पैसेज में, ग्रामर में। तो ग्रामर थोड़ी इसके लिए स्ट्रांग होने की जरूरत थी, ऐसा लग रहा है मुझे। ग्रामर वाले तो मैंने छोड़ दिए। तो इंग्लिश लेंदी थी, इसलिए मेरे 22 अटेम्प्ट हो पाए बस। वैसे इंग्लिश में जो रीअरेंजमेंट वाला था वो बहुत इजी था। 6 क्वेश्चन का वो रीअरेंजमेंट था और बहुत जल्दी बन गया था। वो एकदम समझ आ रहा था कि फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, फिर कनेक्ट होके वो 6 स्टेटमेंट जल्दी बन गए थे इंग्लिश में। तो इंग्लिश मेरे 22 रहे, लेकिन फिर भी इसमें इंग्लिश में मेरी एक्यूरेसी आई थिंक अच्छी होगी। 22 में आई थिंक करेक्ट ही होंगे, गलत आई थिंक नहीं होने चाहिए। बाकी फिर जीए का सेक्शन था। जीए का सेक्शन क्वांट और रीजनिंग के सेक्शन के बाद था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीए में थोड़े और अटेम्प्ट कर देने चाहिए, और इसलिए मैं कई सारे गेस वर्क भी इसमें कर बैठी हूँ। एक्चुअली गेस वर्क नहीं, जिसमें थोड़ा ऐसा लग रहा था कि 70-30 का रेशियो है, मुझे थोड़ा पता है आंसर, तो उनमें मैं रिस्क ली हूँ। और जीए में इसलिए मैंने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 16-17 तो ऐसे थे जो मुझे एक्यूरेट आते थे, लेकिन बाकी के मैंने थोड़े से, वही मैंने बोला, गेस वर्क जैसा थोड़ा किया है। बाकी इसमें से 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, अभी ये मुझे पता चल गया है। और अब देखते हैं इसकी एक्यूरेसी कितनी है। क्वांट और रीजनिंग के अटेम्प्ट इतने ज्यादा कम थे कि मुझे लगा कि मुझे जीए में थोड़ी से तो अटेम्प्ट और करने पड़ेंगे, और कट ऑफ भी निकालने के लिए, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़े जीए में और कर देने चाहिए। इसलिए मैंने जीए में 28 क्वेश्चंस टिक कर दिए। फिर था लास्ट में डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन। अच्छा, जीए में वैसे अभी के मंथ्स के क्वेश्चन थे, लेकिन जीए में पुराने मंथ्स के भी काफी सारे क्वेश्चन थे। अप्रैल के क्वेश्चन भी थे। हाँ, मतलब पुराने जून के क्वेश्चन भी थे। कई सारे पुराने वाले क्वेश्चंस भी थे जो पढ़ के ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ तो है। तो वही मैंने कुछ कुछ उसमें से टिक लगा दी है। उसके बाद था डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन। डिस्क्रिप्टिव ठीक था। लेटर आपको 150 वर्ड्स में लिखना था, और ऐसे आपको आई थिंक 300 वर्ड में लिखना था। हाँ, 300 वर्ड्स में लिखना था। तो लेटर मैंने वही वाला लिखा डिप्रेशन के ऊपर, और ऐसे गर्ल्स और बॉयज का जो था उस पे लिखा। आई थिंक बहुत लोगों ने उन्हीं में, उसी टॉपिक में लिखा है। वो काफी जनरल टाइप का टॉपिक था, क्योंकि ऐसे में उसके अलावा एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर था, उसमें पूरा मतलब आपको थोड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी का नॉलेज होगा, ऐसे मुझे लगा। बाकी हाँ, मुझे वही इजी लगा, गर्ल्स एंड बॉयज की इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला जो था। तो ये था डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन। ओवरऑल मेरा एग्जाम एवरेज ही गया, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे ये इम्प्रूवमेंट दिखी कि आईबीपीएस पीओ में मैं बहुत ज्यादा पैनिक की थी। क्वांट में भी कितना ज्यादा पैनिक किया था। मुझे कई क्वेश्चंस आते थे, लेकिन वो पैनिक के कारण वो क्वेश्चंस बन नहीं पाए थे, और घर आके रियलाइज हो रहा था कि अरे वो उसका आंसर मैं निकाल सकती थी वहां, लेकिन नहीं निकाल पाई थी।
तो IBPS पीओ में इस गलती को सीखने के बाद SBI में मैंने सोचा था कि मैं बहुत कामली ही प्रेजेंट करूंगी जो भी करूंगी, भले मैं एक क्वेश्चन कम लगाऊं लेकिन एक्यूरेसी के साथ लगाऊंगी और कामली बनाऊंगी ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो मुझे लग रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी थी, बट रियलिटी इज कि अब पेपर का लेवल अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है। अभी हो गया 1-1.5 साल, अब प्री में भी क्वांट का लेवल बढ़ा दिए, प्री का भी ओवरऑल लेवल बढ़ गया, तो मेंस का लेवल तो बढ़ेगा ही, मेंस का लेवल भी अब बढ़ गया ऐसा लग रहा है मुझे। तो इससे हमको ये तो एटलीस्ट सीखने को मिल गया कि अभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और भी बहुत सारे नए क्वेश्चन से आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, अपनी वीकनेस ढूंढ के स्ट्रैटेजी अच्छे से बनाना पड़ेगा आगे एग्जाम्स अगर क्लियर करना है तो, बिकॉज ये नहीं तो बहुत टफ होता जाएगा क्योंकि एक्चुअल में एग्जाम का लेवल काफी बढ़ रहा है। तो अब वही है, करेंगे। अपनी वीकनेस मैं भी ढूंढती हूँ कि मुझे कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बाकी फिर नेक्स्ट एग्जाम अच्छे से देंगे। ठीक है, बस आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।